हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और ये एक वीकली टेस्ट है जो कि हमने कंडक्ट किया था अपनी एकेडमी में। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूं ताकि आपको थोड़ा सा इससे फ़ायदा पहुंचे। यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो कि पास्ट पेपर से हैं, कुछ आने वाले पेपर्स के अंदर प्रिडिक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो हैं। तो जो चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्हीं चैप्टर्स में से ये टेस्ट है, जैसे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायो एनर्जेटिक्स और अ सेलुलर लाइफ। ये 5 चैप्टर में से ये 39 और 40 एमसीक्यूज़ है जो कि हमने अच्छे से इनको समझना है। सो पहला एमसीक्यूज़ आपके जो है ना वो यहाँ पे टेस्ट में बताया गया है, दैट इज एन ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल लिपिड मॉलिक्यूल, रेशियो ऑफ ग्लाइसरोल टू फैटी एसिड इज। एक ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल लिपिड का मॉलिक्यूल है, उसमें आपने क्या बताना है, रेशियो बताना है ग्लाइसरोल टू फैटी एसिड। आपको पता है ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ये वाला वर्ड आपको जो है ना वो तोड़ना है इसको अच्छे से समझने के लिए। ट्राई का मतलब होता है 3, असाइल का मतलब होता है फैटी एसिड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और ग्लाइसरोल का मतलब होता है 3 कार्बन वाला एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कंपाउंड। मतलब कि एक ग्लाइसरोल होगा और उसके साथ कितने फैटी एसिड होंगे, 3। तो आप यहाँ से देखेंगे ऑप्शन, तो रेशियो है 3:1, 2:2, 3:2 एंड 1:3। आप लोगों के दिमाग में एक बात तो आ रही होगी कि भाई ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन मसला ये कि ये 3:1 और ये 1:3 इन दोनों में से देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आप सवाल को देखें, आपसे क्या पूछ रहा है, फैटी एसिड टू ग्लाइसरोल रेशियो पूछ रहा है या ग्लाइसरोल टू फैटी एसिड। अगर यहाँ पे सवाल होता ना फैटी एसिड टू ग्लाइसरोल, तो आपने पहले फैटी एसिड का रेशियो लिखना था फिर ग्लाइसरोल का। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिए, ग्लाइसरोल टू फैटी एसिड मतलब कि ग्लाइसरोल का कितना रेशियो होता है, 1 होता है ग्लाइसरोल, उसके साथ फैटी एसिड कितने होते हैं, 3। तो आप खुद सोचिए सुटेबल आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी डी। सो डी इज द सुटेबल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 2 है, फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सेल इज लेस हायर देन द प्रोटीन्स बट हाईएस्ट ऑफ ऑल अदर्स गिवन इन ऑप्शन इन मेमेलियन सेल। ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनको आपने डिटेक्ट करना है कि ये मेमेलियन सेल में किस कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। ऐसा समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को। तो सवाल क्या है कि मेमेलियन सेल में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है जो मेमेलियन सेल में प्रोटीन से कम है, मतलब कि लेस हायर देन प्रोटीन्स एंड हाईएस्ट ऑफ ऑल गिवन एन ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में जितने भी दिए गए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा है उनमें से, लेकिन प्रोटीन से कम है। तो ये बताए सवाल कहाँ से, ये मैंने आपको एक टेबल बताया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से ये सवाल है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डीएनए, इनऑर्गेनिक आयंस, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ से ये सवाल है, तो ये जो टेबल है मैंने आपको समझाया हुआ है इसके बारे में भी। तो वाटर को आप छोड़ दें, ये ऑप्शन जो है उन ऑप्शंस में से आप देखिए, प्रोटीन कितना है, मेमेलियन सेल की बात कर रहे हैं तो 18%। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, मेमेलियन सेल के अंदर 4% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सवाल आपका क्या कह रहा है कि ऐसी ऐसा कौन सा केमिकल है जो प्रोटीन से लेस हायर है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, और बाकी जो ऑप्शन है उनसे सबसे ज़्यादा है। तो कॉमन सेंस की बात है, क्या होगा ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट होगा, जो कि मेमेलियन सेल में प्रोटीन से कम हाईएस्ट है, हायर है, और बाकियों से ज़्यादा हाईएस्ट है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपके बुक के अंदर बताया गया है, इस टेबल से ये सवाल लिया गया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स। सो द ऑप्शन शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट भाई। आगे बताया गया है, हेमोग्लोबिन कंटेन्स 574 अमाइनो एसिड्स एंड स्ट्रक्चर बट एट पोजीशन नंबर 5 ऑफ अल्फा चेन इफ ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस विद वेलिन द डिसऑर्डर विल अकर। ये समझने की कोशिश करिए, ये जो सवाल है इस सवाल को देखते ही आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स पता है क्या करेंगे, जैसे ही हेमोग्लोबिन और ये अल्फा चेन और ये 5th पोजीशन की बात करेंगे ना, इसको ये पढ़ना छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, ये ग्लूटामिक एसिड की तरफ भागेंगे कि भाई ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ गया तो वो सिकल सेल एनीमिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अमाइनो एसिड 574 ही होते हैं हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन चेंज जो होता है वो 5th नंबर पे नहीं होता। चेंज कौन से नंबर पे होता है, 6th नंबर पे। पहला तो ये सवाल ही गलत है, और दूसरा अल्फा चेन में चेंज नहीं होता सिकल सेल एनीमिया के लिए, वो होता है बीटा चेन में चेंज। तो मतलब कि ये तो स्टेटमेंट ही चेंज है। और हाँ, हो सकता है भाई अल्फा चेन के 5वें नंबर पे अगर चेंज आ जाए तो कोई अलग किस्म की बीमारी होगी, कोई दूसरी बीमारी होगी, लेकिन वो सिकल सेल एनीमिया नहीं होगी। सिकल सेल एनीमिया के लिए चेंज कहाँ पे आना चाहिए, 6th पे, और बीटा चेन में आना चाहिए। अल्फा और बीटा चेन होता है ना हेमोग्लोबिन पे, तो बीटा चेन में आना चाहिए, और वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे होना चाहिए वेलिन। आ रही बात समझ में, तब जाके होगी सिकल सेल एनीमिया। लेकिन ये तो 5th पोजीशन है और अल्फा चेन है, तो इसका मतलब ये कोई सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी एमसीक्यूज को समझने के लिए इसको 3 मरतबा पढ़ें, उसको 2 मरतबा पढ़ें, उसका सेंस बनाएं, तब जाके आपका जो है ना वो टेस्ट अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखें,
आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने सिर्फ ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन देखा होगा, उन्होंने सिकल सेल एनीमिया लगाया, लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट बताई गई है। सो इसका ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, ल्यूक्यूमिया, डायबिटीज मेलाइटिस या नन ऑफ दीज। ये सिकल सेल एनीमिया नहीं है, इसका ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ऐसी कोई डिजीज ही नहीं है जो 5th नंबर पे अल्फा चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाए तो सिकल सेल एनीमिया, ऐसा कोई डिजीज है ही नहीं। तो इसी वजह से इसका नन ऑफ दीज होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द हेक्सोज शुगर, ये तो बिल्कुल ईजी है, इनमें से हेक्सोज शुगर को पहचानना है आपने। सो राइबोस कितने का, एक ऑप्शन है राइबोस, मेनोस, सक्रोज एंड बोथ बी एंड सी। सो अगर राइबोस को देखेंगे तो राइबोस जो होती है वो 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, और जो मेनोज है वो 6 कार्बन शुगर है, ठीक है। ये अल्डो हेक्सोज में आता है। और जो सक्रोज होता है वो एक डाइसेक्राइड है। और बोथ बी एंड सी, मतलब कि ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि ये डाइसेक्राइड है। और हेक्सोज जो होते हैं वो मोनोसेक्राइड होते हैं, तो सुइटेबल ऑप्शन होगा मेनोस। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, तो 4th नंबर होगा मेनोस। 5th नंबर है NADH इज द डिश टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपने NADH को पहचानना है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या बोथ एन बी। तो पता है क्या है, NADH जो होता है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड नहीं है, क्योंकि मोनोन्यूक्लियोटाइड है ATP, ADP, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड DNA और RNA है, बोथ A एंड B भी नहीं होगा। NADH जो होता है वो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि इसके नाम के अंदर भी डाइन्यूक्लियोटाइड आता है लास्ट में, आपको पता है निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, सो इट्स अ डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी इजी सवाल हो गया। नीचे एक और सवाल दिया गया, इसको हम अच्छे से देखते हैं। एन एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी वर्किंग एट टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हैविंग रेट ऑफ रिएक्शन 40 मोल्स पर सेकेंड। सही है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन जो है वो कितना है, 40 मोल्स पर सेकेंड। वाट इफ द टेम्परेचर इज रेज 10 डिग्रीज मोर, अफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन एंजाइम विल बी। मतलब कि क्या बता रहा है यहाँ पे कि भाई एक एंजाइम है जो 37 पे काम कर रहा है इंसान की बॉडी के अंदर, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन है 40 मोल्स पर सेकेंड। अगर 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये सवाल का ये जो ना कॉन्सेप्ट है। तो अभी देखिए 37 डिग्री पे अगर 40 मोल्स पर सेकेंड है, तो हमारे दिमाग के अंदर एक ही बात आएगी कि भाई हर 10 डिग्री बढ़ाने पे टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई ये तो 80 मोल्स पर सेकेंड होना चाहिए, डबल होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो ऑप्शन देखेंगे, रेट डबल्स, ये भी ऑप्शन लग रहा है। रेट विल बिकम्स 80 मोल्स पर सेकंड, चलो भाई ये भी लग रहा है। एंजाइम विल बी डीनेचर्ड एंड बोथ एन बी, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट बोथ एन बी लगाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे डबल भी हो जाएगा और 80 मोल्स पर सेकंड भी हो जाएगा। लेकिन समझने की कोशिश करें, एंजाइम 37 पे हैं, और जैसे ही आप 10 डिग्री इंसान की बॉडी में बढ़ाएंगे ना, तो वो टेम्परेचर हो जाएगा 47। और आपको पता है एक प्रॉब्लम आएगी 47, मतलब कि 40 के बाद तो एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। 47 पे एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से बने। तो इसका पता है सुटेबल ऑप्शन क्या आना चाहिए, एंजाइम्स विल बी डीनेचर। बोथ एन भी नहीं आएगा, डबल या 80% 80 मोल्स पर सेकंड नहीं आएगा। इट शुड बी एंजाइम्स विल बी डीनेचर, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि 10 डिग्री और बढ़ा दिया आपने, 47 कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ना आपको समझने के लिए, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। 7th नंबर MCQs है, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर। एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो किस वजह से, हाई मोलिकुलर वेट, pH सेंसिटिविटी, हाइड्रोजन बॉन्ड या सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको पता है सूटेबल ऑप्शन क्या लगेगा। देखिए हाई मोलिकुलर वेट का कोई लेना देना नहीं है इनकी स्पेसिफिसिटी के साथ। pH सेंसिटिविटी इनकी एक्टिविटी पे अफेक्ट करती है, स्पेसिफिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है। द सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है एक्टिव साइड की शेप। तो वो जो एक्टिव साइड की शेप होती है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, वही स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है एंजाइम्स को। तो जो ऑप्शन है सूटेबल क्या आना चाहिए, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम दिस MCQ। समझ में आ गया भाई, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है एक्टिव साइड की शेप, वो स्पेसिफिक बनाती है एंजाइम्स को। MCQ नंबर 8 इज सम एंजाइम रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल टू बिहेव कैटालाइटिकली। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए कैटालाइटिकली बिहेव करने के लिए। एन एंजाइम डिवॉइड ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, मतलब कि एक ऐसा, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा एंजाइम है जिसको कैटालाइटिकली काम करने के लिए एक हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल चाहिए, एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए। और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कोफैक्टर होता है। ऐसे ना किसी भी एंजाइम को नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए एक एंजाइम को, अगर आप इस एंजाइम में से नॉन प्रोटीन पार्ट को हटा देंगे तो अभी इस एंजाइम को क्या कहेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कुछ चीज़ें कि भाई जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन में कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहा जाता है, ऐसे ना। और जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है उसे कहा जाता है एपो एंजाइम। तो ऑप्शन है होलोइंग। अच्छा ये होलोइंग नहीं है, ये होलो एंजाइम था, समझिएगा यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग। होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम या जाइमो एंजाइम। तो ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर है ना भाई, एपो एंजाइम कहलाएगा ना। मतलब कि वो जो एंजाइम है वो बिहेव करेगा नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ कैटालाइटिकली मिलके, सही है। लेकिन एंजाइम का अगर वो नॉन प्रोटीन पार्ट आप निकाल दें तो फिर अब उस एंजाइम को क्या कहेंगे आप, एपो एंजाइम कहेंगे ना। एपो एंजाइम क्या होता है, द एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, मतलब कि विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे है 9th नंबर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट एंजाइम्स। ये कुछ स्टेटमेंट है, इस एमसीक्यूज को देखें। ऐसा एमसीक्यूज ये आ सकता है किसी भी टेस्ट के अंदर। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट्स बताई गई हैं और फिर उनके ऑप्शन नीचे दिखे दिए गए हैं। सो समझने की कोशिश करें इन चीज़ों को। सो एंजाइम्स के बारे में है कि दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन। सेकेंड है दे कैन बी इनिबिटेड बाय कॉम्पिटेटिव इनिबिटर। थर्ड है दे आर फॉर्म्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोर्थ है दे आर ओनली फाउंड अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल। आपके ऑप्शन नीचे है, देखिए विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एंजाइम्स। इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि एंजाइम के लिए करेक्ट है। 1 and 4 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1 and 2 ओनली, या 1 2 3 4 ओनली। सबसे पहले आप इन स्टेटमेंट में से एंजाइम के कैरेक्टर्स को मालूम करें। सबसे पहला आपका खुद का दिमाग आना चाहिए कि भाई आप खुद दिमाग यूज़ करें कि भाई सबसे पहले ये है कि द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। हाँ भाई ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, ठीक है, आप ऐसे टिक लगा दें। सेकंड देखिए दे कैन बी इनिबिटेड बाय कॉम्पिटेटिव इनिबिटर, बिल्कुल एंजाइम कॉम्पिटेटिव इनिबिटर से इनिबिट हो जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट को देखें, दे आर फॉर्म्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों बनेंगे, ये स्टेटमेंट नहीं है एंजाइम्स के लिए ट्रू। दे आर ओनली फाउंड अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर ओनली फाउंड अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भाई क्यों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही क्यों अटैच रहेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। अभी अपने ऑप्शन देखना है, मतलब कि कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है। आपको 2 स्टेटमेंट सही लग रही है, स्टेटमेंट 1 and 2, तो आप यहाँ पे लगेंगे 1 and 4, नहीं भाई ये स्टेटमेंट एक गलत एक सही है। 2 and 4, नहीं भाई एक गलत एक सही है। 1 and 2 ओनली, सो दैट इज द ऑप्शन सी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है कि एंजाइम विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कैन बी कैटेगराइज्ड एज हाइड्रोलाइसिस, लाइगेसिस, आइसोमरेसिस या ऑक्सीडो रिडक्टेसिस। ठीक है, ये ऑप्शन है इनके। अभी समझने की कोशिश करें, एमसीक्यूज को देखें कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, तो मतलब कि ये दोनों तो आपस में क्या है, ये दोनों तो आपस में आइसोमर है। तो मतलब कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है। आपको पता है आइसोमराइजेशन के लिए कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज आइसोमरेसिस। हाइड्रोलाइसिस तो नहीं हो रही यहाँ पे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स नहीं होंगे ये, ठीक है ना। ऑक्सीडो रिडक्टेज भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। लाइगेजेस मतलब कि कोई जैसे पॉलीमरेज वगैरह हो गया, वैसे भी नहीं हो रहा। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और ये दोनों आइसोमर है, तो एंजाइम कौन सा काम करेगा, आइसोमरेज। एक और सवाल है, 11th नंबर, अ पेशेंट एज्ड 7th मंथ इज चेक्ड अप बाय फिजिशियन diagnosed with mental retardation, liver and spleen enlargement and erosion of long bones. What will be the disorder patient is suffering from? और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन है, गाशर्स डिजीज, क्रेप्स डिजीज, टाइसेक्स डिजीज, नन ऑफ दिस। पता है यहाँ से क्या आपको पता चला, आपको ये पता चल रहा है कि ये जो डिजीज़ है वो लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ में से एक है, सही है, क्योंकि ये ऑप्शन ये बताए गए हैं। और इसमें क्या हो रहा है, 7 मंथ से पहले ये पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और मेंटल रिटार्डेशन हो रही है, उसको लिवर और स्प्लीन उसका एनलार्ज हो रहा है, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स हो रही है। तो ये जो कंडीशंस हो रही है ना, अगर आपको याद हो तो ये कंडीशंस गाशर्स डिजीज़ होती है, क्रेप्स डिजीज़ नहीं है, टाइसेक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये गाशर्स डिजीज़ है, और गाशर्स डिजीज़ के यही कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है कि उसमें लिवर और स्प्लीन इलार्जमेंट हो जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये वाला पार्ट आपने रट्टा लगाना, ये एमसीक्यूज आ सकता है किसी भी टेस्ट के अंदर। सो इट शुड बी द गाशर्स डिजीज़, ये जो स्टेटमेंट है वो गाशर्स डिजीज़ के साथ रिलेटेड है, सिम्टम्स, तो आप ये लगाएंगे ऑप्शन ए। आगे बताया गया, मूवमेंट एंड अक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाय, मतलब कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बना के दिखाऊँ, सपोज ये मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आप देखेंगे तो ये इनर पार्ट हो गया, ये आउटर पार्ट हो गया, ठीक है। हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज बाहर की तरफ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे ग्लूकोज कम है। तो अगर कोई भी चीज़ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही है, देखिए अगर ये अंदर की तरफ आता है ना ग्लूकोज, तो ये टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। अगर ये बाहर जाएगा तो ये होगा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है फ्रॉम लोअर टू हायर, और टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे बताया गया अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि लोअर टू हायर जाएगा। आपको पता है लोअर टू हायर जाएगा तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एनर्जी, और एनर्जी किस प्रोसेस में यूज होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना। तो आप देखें यहाँ पे, मूवमेंट एंड अक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट तो होगा नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो होगा नहीं, ऑस्मोसिस तो वाटर की मूवमेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ड जो कि इसको एक्सप्लेन कर सकता है। यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, लेकिन आयंस भी ले सकते हैं जो कि आपके सवाल के अंदर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिस ऑर्गेनेल्स वुड बी मोर प्रोमिनेंट इन सीक्रेटरी सेल देन अ नॉन सीक्रेटरी सेल। अच्छा, सीक्रेटरी सेल वो होता है जिसके अंदर से कोई ना कोई सीक्रेशन रिलीज हो, मतलब कि ग्लैंड्स के जो सेल होते हैं उन्हें सीक्रेटरी सेल कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे बताए गए हैं कि भाई कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो सीक्रेटरी सेल में ज़्यादा होगा देन
नॉन सीक्रेटरी सेल, तो ऑप्शन है गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया का सीक्रेटरी सेल से लेना देना नहीं है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने वाले सेल में ज़्यादा होगा और लाइसोसोम्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, तो सीक्रेटरी सेल में एक ही ऑर्गेनल ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज द गोल्गी बॉडीज। और आपको पता होना चाहिए, आपके बुक में तो ये सीधी लाइन बताई गई है कि दीज आर प्रोमिनेंट इन सीक्रेटरी ग्लैंडुलर सेल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो इट शुड बी गोल्गी बॉडीज। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स the structure that are the site of protein synthesis can you find a high concentration of RNA। अभी देखिए ये थोड़ा सा इलॉजिकल सवाल हो गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करें कि इनमें से कौन से ऑर्गेनल्स हैं। ऑर्गेनल्स के ऑप्शन दिए एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर इनके ऑप्शन है ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली, या डी 1 and 3 ओनली। इनमें से कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर RNA की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। लेकिन अगेन सवाल के अंदर आपको ऑप्शन भी बताया गया है, जैसे कि द स्ट्रक्चर दैट आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन बनाने वाले स्ट्रक्चर क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं ना। यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बीच में। लेकिन याद रखिएगा ये जो सवाल है वो आपसे पूछ रहे हैं कि RNA की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो दोनों आ गए ना, रफ भी आ गया, स्मूथ भी आ गया, तो वहाँ पे तो आप RNA की कंसंट्रेशन का कह ही नहीं सकते। आप कहेंगे सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। लेकिन भाई वो अगेन राइबोसोम्स कंटेनिंग होते हैं ना, तो अगेन आपके पास राइबोसोम्स मौजूद है, तो आप इन ऑप्शंस के पास क्यों जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो यही होगा इसका सी 3 ओनली। तो जो राइबोसोम्स होता है उसके पास RNA की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है, तो आप ये ऑप्शन सी लगाएंगे 3 ओनली, बाकियों की तरफ नहीं जाएंगे। सही हो गया। 15 नंबर है द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल के कुछ फीचर्स है जो आपके बुक में बताए गए। अगेन ऐसे ही किस्म का सवाल है, आपके ऊपर की तरफ जो है ना वो कुछ पॉइंट्स बताए गए, उन पॉइंट्स को देखते हुए आपने नीचे ऑप्शंस देने हैं, ऐसे सवाल आ सकते हैं। सो द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को देखने की कोशिश करें कि कौन से फीचर्स है जो यूकैरियोटिक सेल के साथ हैं। क्लोरोप्लास्ट है यूकैरियोटिक सेल में, पेरोक्सिसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज हैव अ डबल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन से हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है। एंड आपके ऑप्शन है 1 2 3 एंड 1 3 4 5 एंड 1 4 5 एंड 2 3 4। ऐसे किस्म के सवाल में आप खुद अपना कॉन्सेप्ट बनाया करें, खुद अपना ऑप्शन बनाया करें। अभी मुझे ये बताएं, यूकैरियोटिक सेल में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन आप इनमें से खुद अंदाज़ा लगाए कि कौन सा डबल मेम्ब्रेनियस है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेनियस है। आप देखें क्लोरोप्लास्ट, आप कहेंगे भाई ये डबल मेम्ब्रेनियस, ऐसे दो लगा दें आप स्ट्रक्चर से। ये पेरोक्सिसोम आपको मैंने ऑलरेडी बताया ये सिंगल मेम्ब्रेनियस होता है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनियस, माइटोकॉन्ड्रियन डबल मेम्ब्रेनियस एंड न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनियस। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, डबल मेम्ब्रेनियस कौन से, वही ना, तो ऑप्शन क्या लग रहा है 1 एंड 4 and 5, यहाँ पे है कहीं कहीं पे 1 4 and 5। सो अगर आप देखेंगे तो 1 4 and 5 यहाँ पे मौजूद है, तो ऑप्शन सी होगा। तो ऐसे किस्म का सवाल है ना, कंफ्यूज नहीं होना। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसा सवाल देख ही कंफ्यूज हो जाता है, अभी भाई ये क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, आपने खुद इसके कॉन्सेप्ट बनाने, बहुत ज़्यादा ईजी होता है ये, और ऐसे अपने कॉन्सेप्ट लगा के ये सवाल करना है आपने। सही हो गया भाई, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियस। 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूक्लियस के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगेन यही इसे टाइप का सवाल आ गया। सबसे पहले आपने देखने हैं इनके स्टेटमेंट, स्टोर वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, हेल्प्स इन सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली। अभी समझने की कोशिश करें, मैंने कहा ना ऐसे सवाल को कैसे काउंटरएक्ट करना है। सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट लगाएं, स्टोर वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस, न्यूक्लियस ये काम करता है भाई, नहीं करता, तो आप यहाँ पे ऐसे निशान लगा दें। फिर आप देखें कंटेंट्स जेनेटिक मटेरियल, हाँ भाई ये तो है, जेनेटिक मटेरियल तो होता है। देन हेल्प्स इन सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, नहीं भाई इसका कोई रोल नहीं होता इसमें। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, हाँ भाई ब्रेन ऑफ द सेल से कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये दोनों ऑप्शन आपको सही लगा नजर आ रहे हैं, 2 and 4। तो कहीं पर नजर आ रहा है आपको 2 and 4, सो ये वाला ऑप्शन डी है 2 and 4, तो आप लगाएंगे 2 and 4। सो दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। 17 नंबर क्वेश्चन आपके बुक में यहाँ पे बताया गया है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस के लिए इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। और आपको पता है केमियोस्मोसिस क्या होता है, ये हमारे पास जो हमेशा कह सकते हैं कि कोई भी मेम्ब्रेन है, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा ATPase कॉम्प्लेक्स, ऐसे ना, प्रोटॉन मिलेंगे आपको, और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए,
वो प्रोटॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एक एंजाइम होना चाहिए ATPase कॉम्प्लेक्स, ऐसे ना एंजाइम होना चाहिए। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिलेंगे और वो क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। इस प्रोसेस को केमियोस्मोसिस कहा जाता है। हायर टू लोअर जो ये आयंस मूव करते हैं, ऐसा ही ना। बायो एनर्जेटिक्स से ये सवाल है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट के लिए आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि केमियोस्मोसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन है प्रोटॉन पंप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको प्रोटॉन पंप भी कहेंगे, ठीक है ना। ये प्रोटॉन पंप का मतलब प्रोटॉन को पंप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट NADP सिंथेसिस, भाई इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का कोई रोल नहीं है केमियोस्मोसिस में और NADP सिंथेसिस का रोल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटॉन पंप सही हो गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए। NADP सिंथेसिस, हाँ ये ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहा है। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, NADP सिंथेसिस का कोई रोल नहीं है भाई यहाँ पे। प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ATPase सिंथेसिस नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का भी कोई रोल नहीं है। तो सुइटेबल ऑप्शन आपको नजर आ रहा है बी है कि मेम्ब्रेन होनी चाहिए, मेम्ब्रेन भी है, प्रोटॉन पंप भी होना चाहिए, ATPase चैनल, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट भी होना चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसे कहा जाता है, एंड ATPase सिंथेस भी होना चाहिए। ये केमियोस्मोसिस के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड चीजें हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फॉर दिस MCQs। चलें जी, ये जो सवाल है थोड़ा सा देखें अगर आप, तो यहाँ पे गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। असर्शन का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट, सही है, एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट बताई गई, एक स्टेटमेंट है असर्शन और दूसरी रीजन। असर्शन ये है कि स्टेटमेंट ये है कि ATP इज यूज एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। तो स्टेटमेंट क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगहों पे ATP यूज होता है, ठीक है। और रीजन R है फर्स्ट ATP इज यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये इसका रीजन है कि पहला जो होता है ATP यूज होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड ATP इज यूज इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन के आंसर है A, both A and R, मतलब कि assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of assertion। यहाँ पे assertion is false but reason is true। then है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। and D है assertion is true but reason is false। अभी आज सवाल को गौर से देखें आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ जाएगा। सो दिस MCQ इज फ्रॉम नीट 2022 से, आई गेस ये नीट का है सवाल, तो आपको आना चाहिए, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो असर्शन है कि ATP यूज 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस, हाँ भाई मानते हैं ये, और रीज़न भी करेक्ट दिया हुआ है कि एक ATP ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और दूसरा ATP फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। हाँ भाई ये रीज़न भी सही है। तो यहाँ पे सुटेबल आंसर क्या होना चाहिए, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, नहीं भाई ये नहीं होगा, A इज ट्रू बट R, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे ऑप्शन। बाकी ऑप्शन जाके बचा इनमें से दो जो बचे इनमें से एक। यहाँ पे बताया कि बोथ A एंड R आर ट्रू, बिल्कुल ट्रू है दोनों, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यहाँ पे R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो ये ऑप्शन A आना चाहिए। ऑप्शन A इज द सुइटेबल ऑप्शन के बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो दैट इज द MCQs, दैट इज MCQs नंबर 18। नीचे बताया गया है MCQs नंबर 19, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम A फ्रॉम पायरुविक एसिड इज रिजल्ट ऑफ इट्स। आप पायरुविक एसिड में से एसिटाइल को एंजाइम A बना रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन, डीफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजिलेशन या ऑक्सीडेशन। आपको पता है जब भी पायरुविक एसिड में से एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा तो वो पता है पायरुविक एसिड 3 कार्बन में मुश्तमिल है, 1 2 3, एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन में मुश्तमिल, तो कॉमन सेंस से डीकार्बोक्सिलेशन तो होगी। और पायरुविक एसिड को अपने हाइड्रोजन लॉस करने पर, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन, ऐसे ना, तभी तो वहाँ पे NADH2 बनेगा। लिंक रिएक्शन की बात कर रहा है ये, तो लिंक रिएक्शन में तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, दूसरा ऑक्सीडेशन होगा, तो रिडक्शन तो होगा नहीं क्योंकि रिडक्शन से बनता है लैक्टिक एसिड, और डीफॉस्फोराइलेशन का कोई रोल नहीं है, ऑक्सीडेशन अकेला होगा नहीं, इट शुड बी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। MCQ नंबर 19 होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सही हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस, एक क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो आप क्रेब्स साइकिल को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे सर क्रेब्स साइकिल के अंदर एक ATP बनता है, एक FADH2 बनता है और 3 NADH2 बनते हैं। अगर आपको क्रेब्स साइकिल का पता हो, वो मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है। तो मतलब कि एक FADH, 3 NADH और एक ATP बनता है। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन है ये वाला 1 FADH 1, नहीं ये नहीं होगा, 1 FADH 2 NADH, 2 नहीं बनते, 3 होते हैं, 1 FADH एंड 3 NADH एंड 1 ATP। सो दिस C इज द
राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20. 21 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल सेल टाइप्स आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल. इनमें से कौन से स्ट्रक्चर है जो आपको प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे, यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे यूनिवर्सली. राइबोसोम्स, हाँ भाई 70S राइबोसोम्स आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा और 80S यूकैरियोट्स में. माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलेंगे. सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगी. और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी. सो इट शुड बी ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. आपको प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स और यूकैरियोट्स में भी मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 22 है, पारुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ. अब ये पारुविक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट है समझने की कोशिश करिए. क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक रीस्पायरेशन या बोथ बी एंड सी. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज, समझने की कोशिश करिएगा. क्रेब साइकिल का तो एंड प्रोडक्ट नहीं है ये, ठीक है. क्रेब साइकिल में क्या बनते हैं, NADH2 FADH2 और ATP बनता है, ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है पारुविक एसिड. एंड कभी कभार आप एनारोबिक रीस्पायरेशन को भी काउंट कर सकते हैं यहाँ पे. सो ग्लाइकोलाइसिस एंड एनारोबिक रीस्पायरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज अ पारुविक एसिड. आप इन एमसीक्यूज को देखेंगे तो इसका इंटरनल ग्लाइकोलाइसिस होगा एंड प्रोडक्ट, ठीक है. समझने की कोशिश करें. ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पारुविक एसिड होता है और एनारोबिक रीस्पायरेशन का जो पहला प्रोसेस होता है वो भी ग्लाइकोलाइसिस होता है. तो एक सेंस में देखा जाए तो बोथ बी एंड सी इसका लगेगा. सो द ऑप्शन शुड बी बोथ बी एंड सी. आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी यही मिलेगा और एनारोबिक रीस्पायरेशन का भी एंड प्रोडक्ट यही होता है. एमसीक्यू नंबर 23 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एटीपी इज प्रोड्यूस. इनमें से कौन से प्रोसेस जिनमें एटीपी बनता है. अगेन स्टेटमेंट में है फोटोसिंथेसिस, एरोबिक रीस्पायरेशन, एनारोबिक रीस्पायरेशन. ऑप्शन है 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 3 ओनली एंड 2 ओनली. आपको पता है ऐसे टाइप का सवाल आएगा तो आप कैसे सोल्व करेंगे, आप अपने ऑप्शन बनाने की कोशिश करेंगे. अब अपने ऑप्शन बनाए. फोटोसिंथेसिस में एटीपी बनता है, बिल्कुल बनता है भाई लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में. एरोबिक रीस्पायरेशन बनता है, बिल्कुल 36 बनते हैं एटीपी, ठीक है. एनारोबिक में बनते हैं, बिल्कुल 2 एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस वाले. सो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के अंदर बनते हैं. तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, 1 2 एंड 3. सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. समझ में आ गया भाई. 24th है, एरोबिक रीस्पायरेशन इज डेश टाइम्स मोर इफिशिएंट देन एनारोबिक रीस्पायरेशन. एरोबिक रीस्पायरेशन एनारोबिक रीस्पायरेशन कितनी मरतबा इफिशिएंट है. आपके ऑप्शन है 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, 4 टाइम्स या 18 टाइम्स. अभी देखिए मुझे ये बताएं एरोबिक रीस्पायरेशन में कितने एटीपी बनते हैं. आप कहेंगे सर 36 एटीपी बनते हैं. और एनारोबिक रीस्पायरेशन में कितने बनते हैं. आप कहेंगे सर 2 एटीपी बनते हैं. तो मतलब कि जो एरोबिक रीस्पायरेशन है वो कितनी मरतबा एनारोबिक रीस्पायरेशन से एफिशिएंट से, मतलब कि 2 टाइम्स ना, मतलब कि 18 टाइम्स होगा ना. सो द राइट आंसर शुड बी डी, 18 टाइम्स मोर एफिशिएंट है जो है ना वो एनारोबिक रीस्पायरेशन से एरोबिक रीस्पायरेशन 18 टाइम्स. सो इट शुड बी ऑप्शन डी. आगे बताया गया 25th, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन द प्रोपोर्शन ऑफ. ये ओवरऑल आपको बता रहे हैं कि 38 अगर एटीपी बन रहे हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर. आपको पता है वो जो 2 एटीपी होते हैं वो हम एक्स्ट्रा इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो जो NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में बनता है वो अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. वो अपने जो है ना वो इलेक्ट्रॉन दे देता है FADH2 को. तो इसी वजह से वो 2 कम बनते हैं, वरना अगर आप एस्टिमेशन लगाएंगे तो वो 38 ही बनते हैं. मैंने आपको ये सिखाया हुआ है. तो आपने यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन द प्रोपोर्शन. कैसे, कहाँ पे बनते हैं, ऑल 38 मॉलिक्यूल्स इन द माइटोकॉन्ड्रियन. नहीं भाई ये ट्रू नहीं है. 8 आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड 30 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया. नहीं भाई ऐसा भी नहीं है. 2 इन ग्लाइकोलाइसिस एंड 36 इन क्रेब साइकिल. भाई क्रेब साइकिल में तो बनते ही एक ही बनता है. तो 36 कहाँ से आएगा भाई, 2 आउटसाइड मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर एंड 36 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन होगा इसका. पता है क्यों, क्योंकि 2 ग्लाइकोलाइसिस में बन गए जो ना एटीपी, और 36 जो बनेंगे ना वो कहाँ पे बनेंगे, वो आपके मैट्रिक्स में भी बनेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी बनेंगे. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द साइटोक्रोम दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू फ्री ऑक्सीजन इज. इनमें से कौन सा साइटोक्रोम है जो कि ऑक्सीजन को फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो आपके ऑप्शन हैं साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम A3. आपको पता है आप जब सीरीज़ की बात करते हैं तो पहला आएगा साइटोक्रोम बी, फिर आता है साइटोक्रोम C1, देन आता है साइटोक्रोम C जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर काम करता है, फिर आता है साइटोक्रोम A और लास्ट होता है साइटोक्रोम A3. मैंने आपको सीरीज़ बताई हुई है इसकी. तो ये जो साइटोक्रोम A3 है वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन क्या करता है 2 प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है H2O के अंदर. तो वो कौन प्रोवाइड करता है, साइटोक्रोम A3. सो दैट इज द MCQs नंबर 26. 27th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टू ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल. इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के लिए सेम है, कॉमन है.
सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन FADH2 फॉर्मेशन, भाई देखिए ग्लाइकोलाइसिस में FADH2 फॉर्मेशन नहीं होता। फोटो फॉस्फोराइलेशन ये तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का ATP बनने वाला प्रोसेस है, और नन ऑफ दीज। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस में जो ATP बन रहा है वो भी सबस्ट्रेट लेवल है, और क्रेब साइकिल में जो बनता है वो भी सबस्ट्रेट लेवल है। तो ये कॉमन है दोनों के अंदर। तो 27th MCQ का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। Question number 28. A fatty acid molecule containing 14 carbons can participate in Krebs cycle as much as how many times after feeds, digestion and absorption in body। मतलब कि एक फैटी एसिड है, कितने कार्बन पे मुश्तमिल है? 14 कार्बन पे। तो वो कितनी मरतबा क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो याद रखिएगा 14 कार्बन जो होते हैं, मतलब कि उनमें से कितने एसिटाइल कोएंजाइम में बन सकते हैं? 7 बन सकते हैं, क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास 2 कार्बन होते हैं। तो 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन सकते हैं 14 कार्बन वाले एक फैटी एसिड में। तो मतलब कि कितनी मरतबा पार्टिसिपेट करता है? 14 टाइम्स। पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 7 टाइम्स, 2 टाइम्स। इट कांट पार्टिसिपेट इन क्रेब साइकिल, इट शुड बी 7 टाइम्स। कितनी मरतबा वो पार्टिसिपेट कर सकता है? 7 टाइम पार्टिसिपेट कर सकता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में इन क्रेब साइकिल। 29th MCQ है 2 NADH2 एंड 2 FADH2 कैन कलेक्टिवली प्रोड्यूस हाउ मेनी ATPs। आपको पता होना चाहिए जो एक NADH2 होता है वो कितने ATP बनाता है आपका सर? 2 ATP, सॉरी 3 ATP। और एक FADH2 कितने बनाता है आपके सर? वो बनाता है 2 ATP। मतलब कि एक NADH2 और एक FADH2 जो होते हैं वो 5 ATP बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 NADH2 मतलब कि 6 ATP ये हो गए, और 2 FADH2 मतलब कि 4 ATP ये हो गए। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो ये कलेक्टिवली कितने ATP बना सकते हैं? 10। तो बी ऑप्शन होगा 5, 15, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 10 ATP बना सकते हैं 2 NADH2 और 2 FADH2। MCQ नंबर 30 है 1 FAD प्लस, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में कैन यील्ड हाउ मेनी ATPs इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकरिंग इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे? उनके दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक करेगी, यार एक FADH2 तो 2 ATP बनाता है, तो मतलब कि इसका ऑप्शन होना चाहिए क्या? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है 3, 2, 1, 0। आपको पता है ये फॉर्म को आप देखें, इट्स नॉट FADH2, इट इज़ FAD प्लस, मतलब कि ऑक्सीडाइज फॉर्म। इसके पास वो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ये क्या काम करेगा क्रिस्टी में जाके? कुछ भी नहीं करेगा, ये कुछ भी ATP नहीं बनाएगा। सो दैट विल बी द 0। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 0। आगे है 31st MCQ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ NADPH2 यूज्ड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन विल बी। डार्क रिएक्शन होता है ना फोटोसिंथेसिस का, उस डार्क रिएक्शन के अंदर जो 5 ग्लूकोज बनाने के लिए कितने NADH2 यूज़ करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने NADH2 चाहिए। आपको पता है एक डार्क रिएक्शन के अंदर जो NADH2 यूज़ होते हैं वो कितने होते हैं? 6, ऐसे ना, 6 NADH2 यूज़ होते हैं एक डार्क रिएक्शन के, एक केल्विन साइकिल के अंदर। तो मतलब कि आधा ग्लूकोज बनता है 6 NADH2 से, और पूरा ग्लूकोज बनाने के लिए इसको आपने 2 मरतबा साइकिल चलाना है। तो मतलब कि 12 NADH2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने NADPH2 रिक्वायर्ड है डार्क रिएक्शन में? आप क्या करेंगे? 12 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 चाहिए, तो 5 ग्लूकोज बनाने के लिए कितने चाहिए? 60 चाहिए ना। तो 60 MCQ ऑप्शन देखें 10, 60, 80, 120। सो इट इज़ 60। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। सही हो गया। 32nd क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ़ द पायरुविक एसिड इज रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड। अगर पायरुविक एसिड को आप रिड्यूस करते तो उनमें से क्या बनेगा? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल बनेगा, एसीटाल बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, बोथ A and C बनेगा। ये समझने की कोशिश करें। एसीटाल तो नहीं बनना चाहिए भाई, एसीटाल तो तब बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन होगी, और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद एसीटाल बनता है। तो उसका तो रिडक्शन से कोई काम ही नहीं है एसीटाइल ग्रुप का, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल जो है वो भी पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगी, फिर रिडक्शन होगी, फिर इथाइल अल्कोहल बनेगा, मतलब कि डीकार्बोक्सिलेशन रिडक्शन में से बनेगा। लेकिन लैक्टिक एसिड डायरेक्टली जैसे पायरुविक एसिड हाइड्रोजन को गेन करेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, यही ना। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पायरुविक एसिड का फार्मूला C3H4 एंड O3, और लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या है? C3H6O3। ऐसे ना 2 हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, मतलब कि गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। सो पायरुविक एसिड विल बी रिड्यूस्ड डायरेक्टली इनटू लैक्टिक एसिड। अ वायरस इज कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट। अभी 33 MCQ का एक वायरस पैरासाइट होता है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, हार्म्स इट्स होस्ट, इट किल्स इट्स होस्ट, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड इट्स होस्ट। इनमें से आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो पैरासाइटिक नेचर बताती है वायरस का। 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली। अभी समझने की कोशिश करें। मैंने कहा ना ऐसा MCQ आएगा तो आप क्या करेंगे? आप खुद के कॉन्सेप्ट बताएं। हार्म्स इट्स होस्ट, हाँ भाई पैरासाइट जितने भी होते हैं वो अपने होस्ट को हार्म ही करते हैं। पैरासाइटिज्म में क्या होता है? होस्ट को नुकसान होता है और गेस्ट को फ़ायदा होता है।
इट किल्स इट्स होस्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि हर पैरासाइट अपने होस्ट को किल करे, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनएक्टिव रहते हैं होस्ट के अंदर। इट कैन रिप्रोड्यूस, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड होस्ट सेल, वो होस्ट सेल के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब कि वो पैरासाइटिक है, उसे लाजमी एक पर्टिकुलर सेल चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब कि वो पैरासाइटिक नेचर का ये भी हो गया। तो मतलब कि ये और ये दोनों पैरासाइटिक नेचर डिफाइन कर रहे हैं वायरस का। तो ऑप्शन आना चाहिए 1 and 3, 1 and 3 है कहीं पे देखें। सो 1 only, 2 only, 1 and 2 only, and 2 and 3 only। सो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आना चाहिए 1 and 2 only। तो आपका ऑप्शन होगा डी, दैट इज 1 and 2 only, सॉरी 1 and 3 only होना चाहिए। इट हार्म्स होस्ट एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड इट्स होस्ट, मतलब कि ये पैरासाइटिक नेचर इसका हो गया। तो देखिएगा इस चीज़ को, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। 34th है, एक पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम डिजीज, ही और शी हैज़ फॉलोइंग सिम्टम। कौन कौन सा सिम्टम है देखें। एब्डोमिनल पेन है उसको, पेट में दर्द कह सकते हैं हम एक सेंस में। जॉन्डाइस है उसको, पीलियापन हो गया है। लीवर उसका इनलार्ज हो गया। फटीज मतलब कि थकावट हो रही है उसको। अभी आप सोचने की कोशिश करें कौन सी वायरल डिजीज़ के अंदर ये आएंगे, जो वायरल डिजीज़ है उनमें से कौन सी डिजीज़ के अंदर ये आएंगे। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, ही शी हैज़ फॉलोइंग सिम्टम, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डाइस, लिवर इनलार्जमेंट एंड फटीज। सो कौन सी बीमारी होगी। HIV के ये सिम्टम नहीं है, रेबीज़ का ये सिम्टम नहीं है, पोलियोमाइलिटिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें पैरालिसिस हो जाता है, और हेपाटाइटिस के अंदर ये सारे होते हैं। तो ये वायरल डिजीज़ में हेपाटाइटिस के ये सिम्टम्स हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अ वायरल पार्टिकल ऑफ HIV द हाउ मेनी टाइम्स स्मॉलर देन WBC। आपके बुक में बताया गया है कि एक HIV का जो वायरस होता है वो कितनी मरतबा छोटा होता है WBC तो नहीं बताया गया। आप स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए थी कि ये स्टेटमेंट ही गलत है। WBC के बारे में तो आपके बुक में बताया नहीं गया। इट इज़ अबाउट द RBCs के एक HIV का पार्टिकल RBC से कितनी मरतबा छोटा होता है, दैट इज़ रिटर्न 60 टाइम्स। आप में से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ते ही पता है क्या लगेंगे 60 टाइम्स। अरे भाई देखो तो सही, RBC पूछ रहा है, WBC पूछ रहा है, WBC पूछ रहा है, और WBC का कोई रोल ही नहीं भाई। उससे तो साइज आपकी बुक में बताई नहीं कि वो RBC की बताएगी, तो 60 टाइम नहीं होगा, 1/3 भी नहीं होगा, 40 टाइम्स, नन ऑफ दीज, इट शुड बी नन ऑफ दीज आंसर। समझने की कोशिश करें। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सो 36 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ HIV इन्फेक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर इनमें से कौन सा HIV का सिम्टम नहीं है। आपको पता है HIV में सेप्टिसेमिया होता है, मतलब कि ब्लड पॉइजनिंग, डिमेंशिया होगा, कैपोसी सार्कोमा एक स्किन कैंसर है वो भी होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं है भाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया की साइन है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये आपको HIV इन्फेक्शन में नहीं मिलेगा। आधी बात समझ में। तो अगर आप देखेंगे ना HIV इन्फेक्शन के जो सिम्टम है उनमें ये सिम्टम लाजमी आपको मिलेंगे, 3 उभरे हुए सिम्टम, लेकिन ये नहीं मिलेगा। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज द ऑप्शन। 38th MCQs है, सॉरी 37th MCQs है कि द HIV प्राइमरी इन्फेक्ट सेल्स। HIV कौन से सेल को इन्फेक्ट करता है प्राइमरी, प्लाज्मा सेल को नहीं भाई, रेड ब्लड सेल को नहीं भाई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल WBC नहीं, सारे WBC को नहीं करता, सिर्फ एक ही WBC का टाइप होता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट का टाइप होता है T लिम्फोसाइट, और T लिम्फोसाइट के अंदर भी हेल्पर T सेल को ये इन्फेक्ट करता है, ये ना T4 लिम्फोसाइट इसको कहा जाता है, हेल्पर T सेल को। इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं जिसके ऊपर जाके HIV अटैच करता है। MCQs नंबर 38, हर्पिस वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ वायरस अकॉर्डिंग टू बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन। डेविड बेल्टीमोर ने क्लासीफाई किया था ना वायरसेस को, तो क्लासीफाई करने के बाद वो नाम भी बताया था कि भाई ये वाला वायरस इस ग्रुप में आएगा, ये वाला इस ग्रुप में आएगा। जैसे कि HIV और हेपाटाइटिस B जो है वो रेट्रोवायरस में आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वायरस बताएगा, हर्पिस वायरस कौन सी कैटेगरी में आएगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल, अच्छा ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया देखिए आगे पीछे, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। याद रखिएगा जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसने की थी ना डबल स्ट्रैंडेड DNA, उसके अंदर हर्पिस का एग्जांपल था। इट मीन्स इट्स A। मैंने आपको पहले भी कहा था ये क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी होता है, बेसिस ऑफ जीनोम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हर्पिस है वो, और डबल स्ट्रैंडेड DNA में आएगा अकॉर्डिंग टू बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन। लास्ट MCQs 39 देख लेते हैं, असल में 40 MCQs थे लेकिन नीचे उसकी तस्वीर धुंधली आई है तो वो समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से 39 MCQs देखते हैं। बेल्टीमोर क्लास, अच्छा एकेडमी पे जिन्होंने 14th MCQs किया उसको 1+ मिलेगा, डोंट वरी, दे विल बी गेटिंग 1+, जो अकेडमी पे 14th MCQs करके आए, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और उसकी तस्वीर सही से नहीं आई थी। तो आखिरी MCQs देखते हैं 39, बेल्टीमोर क्लासिफाइड वायरसेस एंड हाउ मेनी ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर जीनोम इट पजेस। जीनोम के बेसिस पे बेल्टीमोर ने कितनी क्लासेस में तकसीम किया था वायरसेस को। आपके ऑप्शन है 3 ग्रुप, 5 ग्रुप, 7 ग्रुप या 8 ग्रुप। आपको पता है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट 3 ग्रुप करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई DNA, RNA और रेटिरोवायरसेस, मतलब कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाले 3 ग्रुप। भाई 3 ग्रुप नहीं, उसमें 7 ग्रुप में तकसीम किया था, सही ना। डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, एंड देन डबल स्ट्रैंडेड RNA, पॉजिटिव सेंस RNA,
सिंगल स्ट्रैंड, एंड नेगेटिव सेंस आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, एंड रेटिनोवायरसेस का आरएनए जीनोम, डीएनए इंटरमीडिएट, डीएनए जीनोम, आरएनए इंटरमीडिएट, 7 ग्रुप थे ना, तो 7 ग्रुप्स में इसने तकसीम किया था इनकी क्लासिफिकेशन। सो दैट इज़ अबाउट द एमसीक्यूज जो कि हमने अकेडमी के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट किया था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये कुछ एमसीक्यूज है जो कि मैंने अलग अलग सोर्सेज से उठाए हैं, और पास पेपर्स के कुछ एमसीक्यूज आई गेस आपको समझ में आया होगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे।